जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHIC 113 BHIC 113 के लिए यूनिट 4 चैप्टर नंबर 4 को आज के सेशन में देखेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले यूनिट को भी देख चुके हैं और इसके अलावा जो भी आपके सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था उसको मैंने कवर करा रखा है। हालांकि आपको टाइटल और थंबनेल में 134 दिखेगा BHIC 134 के नाम से। और आप सबों को मैं बता दूं BHS 113 और 134 का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है ना। तो और इतिहास तो इतिहास ही है, वो कभी बदलता नहीं है, हर सेशन की तरह इस सेशन में भी बता रहा हूँ। और जो भी दोनों के जो सिलेबस में है जो टॉपिक से मैच कर रहा था, तो मैंने क्या किया है, दोनों को एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया। जो मिलता जुलता था उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो BHS 113 के नाम से जो एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो उसमें आपको आपके सिलेबस में ही जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उसको कवर करवा रखा है। तो आपको प्ले लिस्ट में जितने भी सेशन मिलेंगे वो सारे के सारे BHS 13 से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है। उसको जरूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग देखेंगे यूनिट 4 इकाई नंबर 4 को समझेंगे। क्या कहा जाता है? कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस तरह से हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक्स कहा जाता है वातावरण के बारे में। ठीक है, तो वातावरण को समझिए और यहाँ से आप सभी देखिए क्या कहा जाता है वातावरण में। कहा जाता है जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार होता गया, आम लोगों के बीच असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। जैसे कहा जाता है ना कि ब्रिटिश, देखिए सबसे पहली बात तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 1885 ईस्वी में ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये बातें जो उसी के इर्द गिर्द की चल रही है ना। तो उस समय जो है ना 1885 के समय में भारत आज़ाद नहीं था, क्योंकि आज़ादी जो हमें 1947 ईस्वी में मिली। ठीक है, तो इस समय जो है ना 1885 में अंग्रेजों का ही प्रकोप था, है ना। अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य का ही इसमें प्रसार होता गया, है ना। तो यही कही जा रही है कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार होता गया और यहाँ जो हम लोग इंडियन जो भी भारतीय लोग थे उसमें असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि हर दिन जो ना कुछ नया कुछ ना कुछ करते रहता था अंग्रेजों हमारे साथ। तो इस तरह से असंतोष की भावनाएं बढ़ती चली जा रही और इस भावना इस बात पर आधारित थी कि नए शासकों की वजह से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर पा रहा है। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में नए नए गवर्नर बन रहे हैं, जनरल गवर्नर बन रहे हैं और हस्तक्षेप कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कष्ट दे रहे हैं, है ना। इस तरह से देखा जा रहा था और उन्होंने ये भी महसूस किया कि उन्हें अपने देश में ही भावना से देखा जा रहा है। हम लोग एक तो अपना देश में ही ब्रिटिश का गुलाम बन के, ब्रिटिशों ने मुझे हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे साथ बहुत से खराब वातावरण कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है ना। उसी प्रकार कहा जाता है इसकी प्रगति के लिए उपलब्ध अवसर भी हमारे नहीं थे, जो भी अवसर थे वो भी हमारे नहीं थे, है ना। कहा जाता है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों ने छूटपूट विद्रोह के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया और यह बगावत मुख्य रूप से जमींदारों, सूदेखारों और टैक्स जमाकर्ताओं के विरुद्ध थी। लेकिन मोटे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि ये विरोध जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था के खिलाफ थी। जो भी विरोध करता था अंग्रेजों को खिलाफ चला जाता था, है ना। उसके बाद कहते हैं इन बगावतों के जरिए विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष की तीव्रता स्पष्ट हो गई। इस प्रकार जो बगावत जो भी करते थे, जो भी जमींदार हो या सूदखोर हो, जो भी इसका सामना करना चाहता था, जो भी विरोध करना चाहता था, उसकी बगावतें जो करनी चाहते थे विदेशों की, तो उसके शासन जो है विदेशों के जो भी ब्रिटिश शासन थे उसके खिलाफ वो असंतोष की तीव्रता हो जाती थी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते थे कि वो बैठ जाए। देश के विभिन्न भागों में फैल जाने वाला 1857 का महान विद्रोह जनता में असंतोष की परिणाम था। यानी 1857 की क्रांति क्या हुआ था, वो जनतोष की असंपन्नता, असंतोष की परिणाम ही था, है ना। उसमें देखिए कुछ नए नए नेता आए और नेतागण के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है। विद्रोह की असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि विरोध की प्रारंभिक विधि सक्षम नहीं था। यानी कि जो भी नेता, जो भी सूदखोर, जो भी जमींदार इसका विरोध करते थे वो सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन इससे जो ना प्रारंभिक विधि सक्षम भी नहीं था, जैसे कि बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है इसके द्वारा ये भी देखने को मिला कि पुराने सामंती वर्ग भारतीय समाज के संरक्षक नहीं हो सकते। जो भी पुराने सामंती वर्ग के थे वो भारतीय समाज के संरक्षक नहीं बन सकते थे, वो रक्षक नहीं बन सकते थे, है ना। अंग्रेजी शिक्षित मध्यवर्ग की भविष्य की आशा के रूप में दिखाई दिया और अंग्रेजी शिक्षित जो थे वो मध्यवर्ग के लिए, जो मध्यवर्ग के लोग थे उसके लिए जो है
होप जगा, आशा जगी, ठीक है। और इस वर्ग के द्वारा चलाया गया आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से भिन्न था और यह वर्ग इस बात से अवगत था कि अंग्रेजों के संपर्क से भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। इस वर्ग ने, मध्यम वर्ग के पास जो है इस बात से जानकारियां नहीं थी कि अंग्रेजों के संपर्क से हमें भारत में क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार कहा जाता है यह यूरोपीय उदारवादी अवधारणाओं से पूरी तरह परिचित था। ये यूरोपीय जो भी उदारवादी अवधारणाएं थी, जो भी चीजें थी, वो सारे के सारे चीजों से ये प्रचलित थे, शिक्षित थे, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त थी। और इसके साथ ही इन्हें देश के गौरवशाली इतिहास पर भी गर्व था और धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगी और विदेशी प्रभुत्व भारतीय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ति में बाधक था। ये सब जो ना धीरे धीरे जो ना गौरव, हमारे देश की कल्चर है ना, एक होता है ना गौरव से, हमें इंडियन होने पर गर्व है, गौरव है ना। इस प्रकार कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों में स्वस्थ या अपनी पहचान का ज्ञान बढ़ने लगा। शिक्षित भारतीयों को कुछ समय के लिए यह विश्वास होने लगा कि अगर परोपकारी शासन अपना ध्यान उनकी ओर दे तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी इसमें ये शिक्षित भारतीय जो भी एजुकेटेड इंडियन थे, उसका यही समय जो है ना, ये विश्वास, ये होप होने लगे, ये बिलीव होने लगा कि उसमें जो भी परोपकारी शासन थे उसका ध्यान अगर इस पे चला जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। यानी कि नए नए नेतागण आ जाए, अच्छे नेतागण आ जाए जो हमारी सहायता कर सके, तो ये हमारी समस्या का दूर कर सकता है ना। इसलिए मध्य वर्ग का आंदोलन शुरू में सिर्फ कुछ विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों तक ही सीमित था। हालांकि ये रास्ता कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। और कला एवं साहित्य, सबसे पहले हम लोग देखें क्या, नए नेतागण, उसके बाद हम लोग कला एवं साहित्य को जानते हैं। कहा जाता है इस अवधि में राष्ट्रीयता और देशभक्ति के आदर्शों को गीतों और कविताओं एवं नाटकों के माध्यम से लोकप्रिय स्वरूप दिया गया। यानी हमारे भारत में क्या होता है, जैसे जानते हैं ना, राष्ट्रगीत हो गया, देशों के प्रति काफी ज्यादा भावनाएं उत्पन्न होती है, यहाँ कविताएं बहुत अच्छी अच्छी होती है, नाटक के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ जो ये सब चीजें लोकप्रिय के स्वरूप में हम लोग को एक जो ना इसका जो ना लोकप्रिय स्वरूप बर्तन के मतलब होता है ना, एक विदेशों में जाओगे ना, अपना देश के लिए क्या क्या जाता है, यहाँ के कल्चर्स अलग हैं। यहाँ जो बहुत सारे ऐसे जो ना लोग वहाँ विदेशों से भारत आते हैं घूमने के लिए, यहाँ की कल्चर देखने के लिए, ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। बहुत सारे गीतों को हिंदू मेला के लिए रचा गया जिनका आयोजन 1867 में के कुछ सालों तक बंगाली नेताओं के एक समूह द्वारा होता था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आदर्शों को फैलाने और स्वदेशी कला एवं शिल्पों को बढ़ावा देना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी राष्ट्रीय जो नेशनल आदर्श थे उसको फैलाना और स्वदेशी कला एवं शिल्पों को बढ़ावा देना था। इस क्रम में ब्रिटिश नीतियों को लोगों की आर्थिक विभिन्नता के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर डाला गया। सिंपल तरीके से यही है, आपको कला एवं साहित्य पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। 1867 में जैसे बंगाली नेताओं ने किया था, फिर 1860 ईस्वी में किया था, है ना, नील दर्पण किया था। उसके बाद 1882 में आनंदमन नामक किया था, लोकप्रिय जो आनंदमन कार्य थे उसको भी दर्शाएगा। और 1875 ईस्वी में अरसे करने चले गए, ठीक है। इस तरह से 1818 से 1827 ईस्वी तक जो ये मात्र मतलब कि बहुत सारी रचनाएं की गई, कला एवं साहित्य पर फोकस किया गया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और लास्ट में अंतिम छोर पर 1818 से 1870 में मात्र 3 से बढ़कर 1885 से 1896 के बीच 3284 हो गई। ये सभी के सभी जो प्रकाशन धीरे धीरे काफी ज्यादा उजागर होने लगा। वंदे मातरम होगा, जैसे कि वंदे मातरम हो गया, आनंदमन हो गया, ऐसे ऐसे बहुत रचनाएं की गई, कला एवं साहित्य के बारे में बताया गया, ठीक है। उसी प्रकार अखबार एवं पत्रिकाएं, इसमें भी उजागर किया गया, जैसे ठीक है, जैसे जिसमें महत्वपूर्ण अखबार थे, हिंदुस्तान हो गया, भारत मित्र हो गया और जगत मित्र हो गया। ये सब अखबार जो है ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसमें जो इसके बारे में चर्चाएं की गई थी। जैसे अखबार एवं पत्रिकाओं ने भारतीय राष्ट्रीय हित तथा औपनिवेशिक शासन की ज्यादतियों और असमानताओं के विरोध में लोकमत बनाने की एक अविश्वसनीय अदायन की। मतलब इसमें जो है भारत के बारे में उजागर की थी अखबारों के माध्यम से। जैसे अखबारों में से मैंने बताया था आपको, हिंदुस्तान में, है ना, ये सब चीजों के उसमें उजागर किया था। ओके, तो ये वातावरण था आपका, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी देख ले रहे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। कहा जाता है कि 1885 से के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कैसी कैसी राजनीतिक संस्थाएं थी उसको जानेंगे। आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहा जाता है।
कहा जाता है भारत में स्थापित होने वाली संस्थाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली नहीं थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में। ये जरूरी नहीं है, ये ही सच नहीं है कि 1885 ईस्वी में जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इससे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कोई भी राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई पार्टियां थी, जैसे कही जाता है कई संस्थाएं पहले भी स्थापित की गई थी। भारत में संगठित रूप से राजनीतिक गतिविधियां की शुरुआत 1837 ईस्वी में हो गई थी, जो लैंड होल्डर्स नामक संस्था थी। ये बंगाल बंगाल का था, ठीक है। लैंड होल्डर्स, देखिए क्या कहा गया है, कहा जाता है 1885 ईस्वी में कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भी स्थापना थी। जैसे मैंने आपको बताया था 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इससे पहले जो है ना 1837 ईस्वी में ही लैंड होल्डर्स नामक एक संस्था की स्थापना हो चुकी थी। ये बंगाल के थे, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की थी। ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार के जमींदारों की एक संस्थाएं थी जिसका नाम लैंड होल्डर्स थी। इसकी स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी, क्लियर। और इसके मुख्य उद्देश्य उनके वर्ग के हितों की रक्षा थी। इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी इसके अंतर्गत जो भी वर्ग आते हैं उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, क्लियर। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम की एक और संस्था का प्रादुर्भाव, मतलब कि 1837 में ये लैंड होल्डर्स की स्थापना होने के बाद जो है ना आपका, जैसे 1843 ईस्वी में एक और संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम का, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से एक संस्था की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य व्यापक थे, इसका उद्देश्य बहुत ही था, जैसे कि आम जनता के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें बढ़ावा देना। जैसे लैंड होल्डर का भी क्या था, मध्य वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करना, रक्षा देना। और उसी प्रकार 1843 ईस्वी में जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना हुई, इसका भी उद्देश्य काफ़ी ज़्यादा था। और उसमें से जैसे कहा जाता है जो इसके अंतर्गत जनता है, नॉर्मल जनता, आम जनता को उसे बढ़ावा देना, ठीक है। और लैंड होल्डर संस्था धन के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, और जबकि दूसरी ओर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। लैंड होल्डर्स क्या करता था, वो जो अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, और बंगाल का जो ये दूसरा जो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बुद्धि के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, क्लियर। उसी प्रकार 1851 ईस्वी में सीई में दोनों संस्थाओं का विलय हो गया, यानी कि धीरे धीरे दोनों का जो है ना संस्था का विलुप्त हो गया, और दोनों की संस्थाएं जो है ना यानी कि विलय हो गया, जिससे नई ब्रिटिश इंडिया संस्था का जन्म हुआ। इससे जो है एक नई ब्रिटिश इंडिया का संस्था का जन्म हुआ 1851 ईस्वी में, यानी कि लैंड होल्डर्स और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी दोनों के दोनों वो 1851 ईस्वी तक विलय हो गया था। उसके बाद जो है एक और नई संस्था की स्थापना हुई जिनका नाम था ब्रिटिश इंडिया संस्था, ठीक है। यहाँ से आप सभी यहाँ देख सकते हो ब्रिटिश इंडिया संस्था का नाम स्थापना हुई। इसी समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र का नवीनीकरण भी होना था, और इस बात की जरूरत महसूस की गई कि लंदन के शासकों को संस्था के विचारों से अवगत कराया गया, यानी लंदन के शासकों को जो है इस संस्था के विचार, जो भी संस्थाएं के विचार थे इंडिया, इसके बारे में इसको जानकारियां देना था। इसी समय बम्बई तथा मद्रास में भी संस्थाएं बनाई गई, और इसी समय जो है क्या हुआ, मद्रास में भी और मुंबई में भी इसकी संस्थाएं बनाई गई, और संस्थाओं का नामकरण मतलब बम्बई एसोसिएशन तथा मद्रास ने नेटिव एसोसिएशन रखा गया। इसी तरह से धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और कहा जाता है तथा इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। इन सभी संस्थाओं पर धनी जमींदारों का प्रभुत्व था। इन जितने भी संस्था थे, नेटिव एसोसिएशन हो गया, मुंबई एसोसिएशन हो गया, इन तमाम चीजों पे ना जमींदारों का प्रभुत्व था। इसी तरह की संस्थाएं भारत के अन्य भागों में से भी बनी, पर वे उतनी जानी मानी नहीं थी। यानी पार्टियां तो बहुत सारी बनी, आप अपने राज्य में भी देखोगे बहुत सारी पार्टियां हैं, है ना। लेकिन क्या सभी के सभी फेमस हैं, सभी के सभी जीत पाते हैं? नहीं जीत पाते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं जो फेमस हैं, है ना। एक प्रकार का ये लोकप्रिय मानी गई, ठीक है। उनमें से एक डेक्कन एसोसिएशन का नाम भी संस्था थी। उसी प्रकार तीनों प्रेसिडेंसी संस्थाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र में परिवर्तन के लिए सुझाव भेजे। तीनों प्रेसिडेंसी मतलब कौन कौन, आपका बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दक्कन एसोसिएशन, आपको तीनों याद रखना है। इस तीनों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार पत्र के में परिवर्तन करने के लिए आदेश दिया गया था, सुझाव भेजे थे कि ऐसा करना होगा। ये सुझाव हमें उस समय की जनता के प्रति जागरूक वर्गों की मनोवृत्ति का अच्छा खासा आभास था, और आवेदक ये चाहते थे कि भारतीय को व्यवस्थापिका निकायों में नियुक्त किया जाए और नमक और नील पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए। यानी कि इसमें तीनों के प्रेसिडेंसी का यही सुझाव था कि हाँ, वे जितने भी नमक हो, नील हो, इन कंपनियों पर एकाधिकार को समाप्त किया जाए। इस सब हमारे अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है।
इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि स्थानीय सरकारों के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए। जो हमारे स्थानीय सरकार हैं, जैसे कि होता है ना कि अपना स्टेट के जो सीएम होते हैं उसके पास सारी की सारी स्टेट के बारे में उसकी क्षमता होनी चाहिए, वो सरकार होनी चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी कहा गया जो भी इस क्षेत्र के जो भी जमींदार होंगे या राजा होंगे वो अपने अधिकार वो स्वयं करेंगे। ठीक है, इस बात की चर्चा गई कि स्थानीय सरकारों के पास अधिक शक्ति नहीं, तथा भारतीय अपने देश के प्रशासन में बड़ी हिस्सेदारी मिले। ठीक है, और जहां तक खेती से संबंधित मसलों के प्रश्न थे, इस बात की इच्छा जाहिर की गई कि उनकी जमीन के तत्कालीन हितों को सुरक्षित रखा जाए। प्रत्येक अर्जी में कृषकों की स्थिति में सुधार की चर्चा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भेजी गई अर्जी के में यह कहा गया था कि जबकि भारतीय इस उन्नत सरकार के अभिनव स्वीकार करते हैं। मतलब यही है आपका, जैसे कि आपको क्या बताते हैं, 3 एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दक्कन एसोसिएशन, ये तीनों मिलकर के जो ना ब्रिटिश का विरोध किया था, ब्रिटिशों से सुझाव दिया था कि नहीं ऐसा कीजिए, जो भी हमारे क्षेत्र के सरकार हैं वो खुद से अपने क्षेत्रों पर शासन करेंगे और किसानों पर अपना अधिकार जमाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने अनुसार मेरे यहाँ काम चलाओगे, एक तो मैं भारतीय हूँ और भारतीयों पर मुझे ही हक होने चाहिए। इसके बारे में इन्होंने सुझाव भी दिया था। ठीक है, उसी प्रकार आगे कहा जाता है कि इस बात को महसूस करते हैं कि जहां तक उनके ग्रेट ब्रिटेन के संपर्क से फायदा हो सकता था, जो कि उनका अधिकार था। इससे क्या होता था, ग्रेट ब्रिटेन जो थे उनके संपर्क में हमारे जुड़ने से ज़्यादा बेनिफिट्स होता था और यह फायदा नहीं हुआ। लेकिन उनको तो उतना फायदा नहीं हुआ, इतना ये सोच रहा था लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाया। और उनकी बहुत सारी मांगों को बाद में चलकर कांग्रेस ने अपने जिम्मे में ले लिया। यानी कि क्या हुआ था, क्या फायदा होने की सोच रहा था, ये तीनों एसोसिएशन सोच रहा था कि मुझे ये अधिकार मिल जाएगा, मैं सुझाव दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। उसमें से कुछ ही मिल पाया, कुछ बहुत नहीं मिल पाया, यानी कि इतने भारतीयों को सहायता नहीं मिली उसमें जितना भी इतना उम्मीद करता था। ठीक है, उसी प्रकार जब कांग्रेस आया तो इसके थोड़ी बहुत इन्होंने ज़्यादा सहायता की उन तीनों की अपेक्षा में। और फिर कहा जाता 1860 से 1870 के दशकों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाएं फैल गई थी। यानी कि 1860 से 1870 के दशक में जो ना जो भी युवाएं थी उसमें जो ना राष्ट्र की एकता, नहीं हमारा देश आज़ाद होगा, हमको ये चाहिए वो चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यापक तरीके से विरोध करने लगा ब्रिटिशों का। ठीक है, उसी प्रकार इस अवधि में देश के विभिन्न भागों में कई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसका कार्य प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार तथा लोगों के बीच राजनीतिक चेतना जगाना था। इससे यही एक मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सुधार किया जाए और जो भी उसके लोगों के बीच जो ही राजनीतिक चेतना होगी उसमें सुधार हो, उसमें जगाना हो। इन संस्थाओं में पूरा सार्वजनिक सभा सबसे महत्वपूर्ण थी, जिनकी स्थापना एम.जी. रनाडे, पी.जी. जोशी, एच.सी. चिपळूणकर और उनके सहयोगियों ने 1870 में की थी। इस संस्था ने 1878 में एक पत्रिका निकाली जिसने राजनीतिक चेतना जगाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करने के लिए कुछ भारतीय छात्रों जैसे कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नौरोजी और मनमोहन घोष ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन नाम की संस्था दिसंबर 1866 में स्थापित की। उसी प्रकार कहा जाता है 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना के बाद, जैसे अभी इससे पहले भी देखे थे हम लोग, 1837 में जो सबसे पहला हाथी था लैंड होल्डर्स, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो संस्था थी, इसकी स्थापना के 50 वर्षों की अवधि मुख्य रूप से आकांक्षाओं की थी, उपलब्धियां नहीं। और लेकिन इस अवधि के दौरान एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के विकास का ढांचा तैयार हो गया था। एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत आवश्यक रूप से महसूस की गई। जैसे कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रति उदासीनता काफ़ी बढ़ गई थी। इसकी सदस्यता शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ष था, जो कि मध्य वर्ग के लिए बहुत अधिक था। उस समय जो 50 रुपये प्रति वर्ष भी देना काफ़ी ज़्यादा अधिक था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के अनुसार 1898 में ब्रिटिश शासन के प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये प्रति वर्ष था। उस समय क्या होता 30 रुपया प्रति वर्ष था और यहाँ मांगे थी 50 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 20 रुपया एक्स्ट्रा ही था। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इसलिए इसकी सदस्यता सिर्फ धनी वर्ग तक ही सीमित रह गई। जो है ना लैंड होल्डर्स क्या हुआ था, ये बड़े बड़े लोगों के पास तक ही सीमित रह गया था। जो मध्यम वर्ग थे उसके तक वहाँ तक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ 50 रुपया ही दे नहीं पाता था, क्योंकि इसके पास वहाँ तक 30 रुपया ही इनकम होता था, है ना। उसी प्रकार 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1876 में
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, इसको ध्यान रखना है। और इसकी सदस्यता का मूल्य 5 रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया। बाकी क्या करता था, 30 रुपया, 50 रुपया, ये मात्र 5 रुपया प्रति वर्ष कर दिया था। ये शीघ्र ही शिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और बंगाल में तथा बाद में चलकर भारत के राजनीतिक के में एक बहुत ही बड़ी ताकत बन गई। यानी वो धीरे धीरे क्या हुआ, जो शिक्षित लोग थे इसके महत्व को जाने, इस महत्व को समझे, इसकी उपयोगिता को समझे, उद्देश्य को समझे, और धीरे धीरे ये बहुत सारे भारत के क्षेत्रों में फैल गए और राजनीतिक रूप में ये काफी ज्यादा बड़ी ताकत के रूप में उभर गए। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है मध्य वर्ग के एक नौजवान सूर्यनाथ बनर्जी, जिन्हें अपर्याप्त कारण पर भारतीय सिविल सेना ने निकाल दिया था, इसकी स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन का जो ये सूर्यनाथ बनर्जी, इसकी स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे। ठीक है, और ये इंडियन एसोसिएशन के उद्देश्य थे एक ताकतवर जनमत का विकास और हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना तथा भारतीय लोगों के बीच व्यापक जागरण पैदा करना। ये इंडियन एसोसिएशन का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी ताकतवर जनमत है उसका विकास किया जाए और जो भी हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना किया जाए, और जो भारत के लोगों के बीच जो व्यापक है, जो दूरियां हैं, उसको हम लोग को एकरूपता बनाना है। और सभी तत्व राष्ट्रीय आंदोलन के अवयव थे। सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा कि नई एसोसिएशन संयुक्त भारत की अवधारणा पर आधारित थी, जिसका प्रेरणा स्रोत मेजनी थे, जो इटली एकीकरण के मुख्य निर्माता थे। मेजनी इसका मुख्य निर्माता थे। ठीक है, और कहा जाता है कई अन्य राजनीतिक संगठनों की स्थापना भारत के अन्य भागों में की गई, जैसे मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, लाहौर की इंडियंस एसोसिएशन इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारे पार्टियों की स्थापना हुई, कई प्रकार की संस्थाएं स्थापना हुई, है ना। इस प्रकार हम लोग देखें, और इन सभी निकायों की शाखाएं छोटे शहरों में थी, और 1885 के बाद सारी कांग्रेस की क्षेत्रीय इकाइयां हो गई। यानी कि इसके स्थापना के बाद, जो कांग्रेस की स्थापना के बाद इसकी क्षेत्रीय इकाई के रूप में उभरने लगे। इस प्रकार हम लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसके बाद स्थापना हुई, जो काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से उन्होंने देश का विकास किया और हमारे देश को आज़ाद कराने में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाई। शुरुआती तौर पर, ठीक है, अच्छे अच्छे नेता आने लगे और अच्छे अच्छे कर्म करने लगे, जैसे सूर्यनाथ बनर्जी। देखिए, सूर्यनाथ बनर्जी ऐसे संस्थापक, ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम कांग्रेस के प्रथम जो है बैठक हुई थी, उसमें वो भाग नहीं ले पाया था। वो क्योंकि कलकत्ता एसोसिएशन जो था, कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन जो था, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन क्या हुआ था, उन्होंने ही स्थापना की थी, सूर्यनाथ बनर्जी ही। तो वो उस समय वहाँ पे वो बैठक में थे, है ना। उसी दिन एक ही साथ दो जगह मीटिंग था, इंडिया कलकत्ता वाला भी था और उसके बाद कांग्रेस का भी था, तो दोनों में से एक ही जगह वो अटेंड कर पाते थे, तो इसलिए वो कलकत्ता पे अटेंड किए। और आप सबको पता होगा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इसमें पूछे जाते हैं, ऐसे कौन से नेता हैं जो प्रथम जो ना कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो पाया, तो आपको सूर्यनाथ बनर्जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें यूनिट 4 में जो भी इम्पोर्टेंट लगा रहा था हमको, तो उसको हम लोग कवर किए। और इसकी जो स्थापना से पूर्व किस तरह से राजनीतिक संस्थाएं, कला, साहित्य, अखबार एवं पत्रिका, नए नेतागण, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण और सरल भाषा में समझने में मदद मिली होगी। और एक निवेदन भी है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।